दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम गुरुजी में। आज के क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन की दृष्टि से हम प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बाद जो नर्मदा नदी निकल रही है, तो नर्मदा के उत्तर के भाग को हम नर्मदा के इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं और नर्मदा नदी के दक्षिण वाले भाग को हम कहेंगे दक्कन का पठार कहते हैं। तो अरावली पर्वत के उत्तर से लेकर के यहाँ छोटा नागपुर पठार और कन्याकुमारी तक के पूरे भाग को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में विंध्याचल श्रेणी के उत्तर वाले भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि और विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण वाले भाग को दक्कन का पठार कहते हैं। तो पहले हम विंध्य से उत्तर वाली श्रेणियाँ यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि का अध्ययन करें। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में मध्यवर्ती उच्च भूमि का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या क्या हमको देखना है, पहले हम देखें ये अरावली श्रेणी का अध्ययन करते हैं। अरावली श्रेणी जो कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के हरियाणा दिल्ली तक इसका विस्तार मिलता है। दिल्ली में एक स्थान है मजनू का टीला, ये दिल्ली में से दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ तक इसका लगभग 800 किलोमीटर में इसका विस्तार मिलता है और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसी पहाड़ियों में ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे उदयपुर के पास इसको कहेंगे जरगा पहाड़ियाँ, आगे मारवाड़ की पहाड़ी है, फिर आगे इसी को हर्षनाथ कहते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है और यह भारत का एक सबसे बड़ा जल विभाजक का कार्य करता है। इसके पश्चिम से लूनी नदी, माही नदी जो बह करके अरब सागर में गिरती हैं, वहीं इसके पूर्व से पार्वती नदी, बनास नदी और चंबल नदी ये बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका कारण क्या है, आप देखेंगे कि जो दक्कन का पठार है इसका ढाल पूर्व की ओर है और ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इसीलिए यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हम देखें तो विंध्य और अरावली के बीच की जो उच्च भूमि है तो उसे हम कहते हैं, यहाँ पर एक पठार है जिसे कहते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, यहाँ देखिए ये मालवा का पठार है। मालव गणराज्य इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास में मालव गणराज्य का उल्लेख आता है। तो यहाँ से चंबल नदी बहती है, चंबल और उसकी सहायक नदियों ने तो इस तरह से बीहड़ और खड्डों का निर्माण किया है। तो ये मालवा का पठार अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े खड्ड पाए जाते हैं जो कि चंबल में देखते हैं कि चंबल में डाकू और चोर इसी बीहड़ों का इस्तेमाल कर करके इसी में अपना बसेरा बनाए थे रहते थे। तो और यह मालवा का जो पठार है यह एक उर्मिल मैदान का उदाहरण है। उर्मिल मैदान जिसे कहेंगे अंग्रेजी में रोलिंग प्लेन। रोलिंग प्लेन क्या होता है, एकाएक से ढाल उच्चावच में कमी हो जाना, अधिक हो जाना, उसे रोलिंग प्लेन कहते हैं। तो रोलिंग प्लेन का ये उदाहरण है मालवा का पठार। मालवा के और थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो इसे कहेंगे बुंदेलखंड, और पूर्व में जाएंगे तो बघेलखंड। मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड जो कि यमुना नदी के दक्षिण में इधर विस्तृत हैं। इस तरह से और पूर्व में जाएं तो यहाँ पर एक पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार जब नदियों वाला वीडियो हम बनाए थे तो इसमें हमने बताया था कि छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। उसको याद करें, उसका नाम था दामोदर नदी। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से जब आती है तो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तर वाले भाग को कहते हैं हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को कहते हैं रांची का पठार।
तो ये यहाँ पर जो इसकी सर्वोच्च चोटी है उसे कहते हैं पारसनाथ। पारसनाथ इसकी सर्वोच्च चोटी है छोटा नागपुर की। और उसके और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर एक श्रेणी मिलेगी जिसे कहते हैं राजमहल। बिहार में तक इसका विस्तार राजमहल श्रेणी है। और राजमहल के पूर्व या शिलांग का पठार पर ही इसका पूर्वी विस्तार मिलता है, गारो खासी जयंतिया के रूप में। ये राजमहल और शिलांग पठार के बीच में एक गैप है। राजमहल जैसे कि राजमहल गारो गैप कहते हैं, जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है राजमहल गारो गैप कहलाता है। इनका जो अधोभ्रंशन हुआ तो बीच वाला भाग टूट करके नीचे धंस गया, जिससे ये अलग अलग हो गए और नदियों द्वारा ला करके मलबा का निक्षेप किया गया, जिससे ये गैप आज वर्तमान में भर चुका है। और इसके दक्षिण में आवे तो विंध्यन श्रेणी का विस्तार है, जो कि गुजरात से लेकर के बिहार तक इसका विस्तार मिलता है। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे विंध्य, आगे भारनेर, फिर आगे कैमूर। विंध्य, भारनेर, कैमूर के नाम से विंध्य श्रेणी का विस्तार मिलता है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में और ये सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में एक भ्रंश कगार निर्मित हुआ है। भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, जिस घाटी से एक महत्वपूर्ण नदी बहती है। आप लोग उसको बतावें कि यह अमरकंटक चोटी से इस तरह से नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी विंध्य के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार से ये विंध्यन श्रेणी जो है ये भी एक विभाग, महान जल विभाजक का कार्य करता है। इसके उत्तर की नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्व की ओर, और इसके दक्षिण से जो भी नदी निकलती हैं वो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित। तो इस प्रकार से यह एक महान जल विभाजक का कार्य करता है। और इसके दक्षिण में देखेंगे ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार देखें तो गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक। और यहाँ पर गुजरात में इसका नाम है राजपीपला। गुजरात में ही इसे कहते हैं राजपीपला। आगे इसे कहेंगे महादेव। फिर इसी का पूर्व में विस्तार है मैकाल नाम से। महादेव पर एक चोटी है जिसे कहते हैं धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह महादेव की सर्वोच्च चोटी है। और सतपुड़ा श्रेणी की भी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। धूपगढ़ पर एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसी धूपगढ़ पर स्थित है। उसके पूर्व में मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1066 मीटर है। यह सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, जो उत्तर की ओर भ्रंश घाटी में बहते हुए गंगा नदी में मिलती है। पिछले वीडियो में नदी वाला वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया था। तो नर्मदा और सोन नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। महादेव के दक्षिण में यहाँ पड़ता है एक पठार जिसे कहते हैं बैतूल का पठार। यहाँ से ही कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी। ये तापी नदी भी एक भ्रंश घाटी में बहती है, सूरत के पास जाकर के गुजरात में अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार से सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में एक भ्रंश है, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में एक भ्रंश है। उत्तर वाले भ्रंश में नर्मदा, दक्षिण वाले भ्रंश से तापी नदी का प्रवाह होता है। इसी सतपुड़ा का अगर एक्सटेंशन देखें गुजरात में तो 3 पहाड़ियाँ और यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। इसे कहते हैं गिर। ये हो गया मांडव, इसके कहेंगे बारदा। गिर, मांडव, बारदा 3 पहाड़ियाँ गुजरात में पड़ती हैं। एक कच्छ प्रायद्वीप है और इसे कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ प्रायद्वीप में ये तीनों श्रेणियाँ पाई जाती हैं। गिर श्रेणी की विशेषता क्या है कि यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत में ही मिलते हैं, जो यहाँ गिर में, गिर पहाड़ियों पर ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़ लिया। अब यहाँ से देखेंगे ताप्ती नदी के दक्षिण में ये पूरा एक भ्रंश कगार निर्मित हुआ है जिसे कहते हैं पश्चिमी घाट। और ये आ गया है कन्याकुमारी तक। यहाँ पर एक घाट है नीलगिरी, और नीलगिरी से इसको ऐसे पूर्व की ओर बढ़ा दें तो ये पूर्वी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस तरह से ये जो त्रिभुजाकार रूप है, इस तरह से इसका विस्तार हुआ है। ठीक, तो ये ताप्ती नदी, तो इस त्रिभुजाकार रूप को इसे कहते हैं
दक्कन का पठार। अगर प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं तो अरावली से यहाँ पूरा अरावली, छोटा नागपुर, राजमहल मिला करके इसे प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। लेकिन सतपुड़ा के दक्षिण वाले भाग को हम कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार पर कहते हैं। तो दक्कन के पठार को भी हम इसमें देखें तो तापी नदी के मुहाने से लेकर के इसका कन्याकुमारी तक के जो विस्तार मिलता है इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इसी में देखा जाए तो ये बैतूल के पठार के दक्षिण में एक श्रेणी है जिसे कहते हैं, कौन सी श्रेणी हो गई, गाविलगढ़। ये है गाविलगढ़। और यहाँ पर देखें तो इसे कहेंगे सतमाला, अजंता। ये सभी श्रेणियाँ कहाँ, किस राज्य में, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में गाविलगढ़, सतमाला, अजंता, इस श्रेणी को कहेंगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। इसके और पूर्व में जाएंगे तो इसे कहते हैं बालाघाट। हरिश्चंद्र के थोड़ा सा उत्तर में एक चोटी दिखाई दे रही है जिसका नाम है कालसूबाई। तो कालसूबाई जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। ये जो पश्चिमी घाट है यह एक भ्रंश कगार का उदाहरण है। यानी ये जो इसका पश्चिम वाला भाग है अरब सागर वाले से वो नीचे धंस गया है। नीचे धंस जाने के कारण एक कगार निर्मित हो गया है। उस कगार जो कि भ्रंश कगार है और यह पर्वत के रूप में दिखाई देता है और ये लगातार है, कहीं कटा फटा बहुत कम है। इसकी लंबाई है, पश्चिमी घाट की लंबाई देखेंगे तो ये लगातार 1600 किलोमीटर क्षेत्र में है। 1600 किलोमीटर क्षेत्र में है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी यही है। तो यहाँ गोवा के पास जो 16 डिग्री रेखा जाती है, अक्षांश रेखा, वो दो भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री मुख्यतः महाराष्ट्र में पड़ता है। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसूबाई है जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। उसके दक्षिण में एक चोटी देख रहे हैं जिसका नाम है महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। यह उत्तरी सह्याद्री कह लें या महाराष्ट्र कह लें, महाराष्ट्र की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी वाले पार्ट में हमने बताया था, उसका नाम था कौन सी नदी, कृष्णा नदी। एक कृष्णा नदी का उद्गम इसी महाबलेश्वर से होता है। इस प्रकार से हमने ये उत्तरी सह्याद्री के बारे में देख लिया। कौन कौन से, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, गाविलगढ़, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र के बाद कालसूबाई, बालाघाट, महाबलेश्वर। अब आते हैं कर्नाटक वाले हिस्से में, जो कि दक्षिणी सह्याद्री में आता है। तो कर्नाटक में देखा जाए मुख्य रूप से यहाँ एक श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बाबा बूदन। कहाँ लिखें, चलिए इसे समझ लिए, हम लिख दे रहे हैं बी, चलिए बी अर्थात बाबा बूदन। बाबा बूदन एक संत थे जो कि इन पहाड़ियों पर ला करके काफ़ी का पौधा लगाए थे। तो काफ़ी की खेती यहाँ पर बाबा बूदन की पहाड़ियों पर की जाती है। और बाबा बूदन दूसरे किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क। यहाँ से लौह अयस्क भारी मात्रा में निकाला जाता है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है बाबा बूदन। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और एक दूसरी श्रेणी है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कुद्रे मतलब होता है घोड़ा, मुख माने मुख, घोड़े का मुख कहा जाता है। यह भी लौह अयस्क की प्रमुख खान है। और इसके और उत्तर पूर्व में देखें तो एक श्रेणी है मुल्यानगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1925 मीटर। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की यह सर्वोच्च चोटी हो जाएगी मुल्यानगिरी। कुद्रेमुख इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कुद्रेमुख के दक्षिण में देख रहे हैं एक श्रेणी चोटी दिखाई दे रही है जिसका नाम है पुष्पगिरी। पहले से हमने लिख दिया है पुष्पगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, कावेरी।
कावेरी नदी इसी पुष्पगिरी या कहीं कहीं ब्रह्मगिरी भी लिखा मिलेगा, पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी से निकलता है। और दक्षिण में में तो यहाँ एक गांठ का रूप दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं नीलगिरी गांठ। ये नीलगिरी गांठ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी गांठ? ये 3 राज्यों में, कर्नाटक, के से कर्नाटक, टी से तमिलनाडु, के से केरल। तो इधर कर्नाटक है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है। तो 3 राज्यों में नीलगिरी गांठ फैला हुआ है। और क्या देखने लायक बात है यहाँ पर देखा जाए तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है डोडा बेटा, इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु की भी सर्वोच्च चोटी है। आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो ये डोडा बेटा है। दक्षिण भारत की यह कौन सी चोटी है? दूसरे नंबर वाली चोटी है। 1 नंबर वाली चोटी ये अनाईमुदी पड़ेगा। अनाईमुदी, अनाईमुदी कहाँ पड़ता है? ये अन्नामलाई में। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। ठीक है। नीलगिरी के बारे में और क्या देखा जाए? ये यहीं पर जो नीलगिरी है, यहाँ पर 1 मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो नीलगिरी है, तो ये नीलगिरी पर पड़ता है एक हिल स्टेशन ऊंटी या ऊंट मलंग। ठीक है। तो ऊंट मलंग हिल स्टेशन किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। किस हिल पर पड़ता है? नीलगिरी के बारे में और क्या देखें? यहाँ पर एक घास पाया जाता है जिसे कहते हैं सोला, जो जिनकी पत्तियाँ वृक्षों के से कोणदार होती हैं और सदा बहारी होती हैं, साल भर हरी भरी रहती हैं, काफ़ी वर्षा होती है। तो 16 घास के मैदान इसी नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। बस इसके और साउथ में चलें तो साउथ में एक श्रेणी पड़ती है अन्नामलाई। ये अन्नामलाई है और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी। किस राज्य में है? केरल। तो केरल की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी अनाईमुदी है। दक्षिण भारत की भी है, केरल की भी है। हिमालय के बाहर भारत की सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाए, ये आपको घुमा कर पूछ लें कि हिमालय पर तो ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती हैं, लेकिन हिमालय से बाहर अगर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अनाईमुदी हो जाएगा। हिमालय के बाहर दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? डोडा बेटा। ठीक। केरल की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुदी। तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। तो किसी भी तरह से पूछे, आपको जानकारी होना चाहिए, आप उसका उत्तर आराम से बता देंगे। और ये भी एक गांठ का रूप है। इसका पूर्व विस्तार देखेंगे पालनी के रूप में, पालनी पहाड़ियों। यहाँ पर भी एक हिल स्टेशन है जिसे कहते हैं कोडाइक नाल हिल स्टेशन यहाँ पर पड़ता है पालनी पहाड़ियों पर। किस राज्य में? तमिलनाडु पर। ठीक। तो जहाँ यह 3 राज्यों में है, या 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु पर, और इस चोटी केरल में पड़ती है। इसके और दक्षिण में देखेंगे, यहाँ पर एक दक्षिणतम श्रेणी है जिसे कहते हैं कार्डमम। कार्डमम का मतलब होता है इलायची। यहाँ पर मसालों का सर्वाधिक मसाले पाए जाते हैं, तो मसालों की खेती होती है। इसी के नाम पर इसको कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। और एक दक्षिणतम चोटी है जिसका नाम है महेंद्र गिरी। तो कभी पूछे कि दक्षिणतम चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। एक महेंद्रगिरी और आएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, उड़ीसा में भी एक महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी महेंद्रगिरी है, ये भी महेंद्रगिरी है। ठीक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी घाट। नीलगिरी घाट से ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, न कि पूर्वी घाट का विस्तार यहाँ तक नहीं है। पूर्वी घाट का विस्तार सिर्फ यहाँ नीलगिरी तक है। ठीक। तो यहाँ से पूर्वी घाट शुरू हो जाता है। और इसमें जानने वाली बात क्या है? देखिए, पालनी और नीलगिरी के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ भी गैप दिखाई दे रहा है। तो इनको पास कहते हैं,
दर्रे कहते हैं, जैसे पाल घाट, सेनगोट्टा या थाल घाट, भोर घाट, इस तरह से गैप हैं जिनके माध्यम से इन पहाड़ियों को पार किया जा सकता है। वैसे इन पहाड़ियों को पार नहीं कर पाएंगे, जगह जगह प्राकृतिक रूप से दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में जब दर्रों का अध्ययन करेंगे तो कर लिया जाएगा, तो आसानी रहेगी। जहाँ पूर्व पश्चिमी घाट लगातार है, वहीं पूर्वी घाट काफ़ी कटा फिटा है। इस तरह से देखेंगे तो ये काफ़ी कटा फिटा, क्यों कि ये प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका ढाल आप देखेंगे दक्कन पठार का, ये पूरब की ओर है। तो यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। जब पूरब की प्रवाहित होती हैं तो इन्होंने अपने मार्ग में पड़ने वाली पहाड़ियों को काट काट करके अपना मार्ग बना लिया है। तो ये लगातार नहीं मिलता है, ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में मिलता है, कई जगह है कट गई हैं। तो हम यहाँ पर देखें, नीलगिरी के पूरब में एक श्रेणी मिलती है, इसे कहेंगे सेवराय, और भी पूरब में जाएंगे तो एक कहेंगे जावादी। किस राज्य में है? किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सेवराय, जावादी, पालनी और दो और श्रेणियाँ मिलती हैं, पंचमलाई, पंचमलाई और एक मिलते हैं सिरुमलाई, सिरुमलाई। तो मलाई वर्ड याद रखिए, जहाँ हम अधिकतर करके मलाई आ जाए तो जान लीजिए तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। कभी उत्तर से दक्षिण भी मिलाने के लिए कहते हैं पालनी, सेवराय, जावादी। पालनी पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है, एक अनाईमुदी का ही पूर्वी विस्तार है, ठीक। और इसमें देखें जावादी हो गया। अब तमिलनाडु के बाद इसके उत्तर में जाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में इसका कोड वर्ड आपको याद होना चाहिए, कोंडा। जैसे ये है पालकोंडा, पालकोंडा, और एक और यहीं पर श्रेणी है जिसे कहेंगे वेलिकोंडा। पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये श्रेणियाँ किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और एक श्रेणी और पड़ती है जिसका नाम है ये, इसको कहेंगे नल्ला मल्ला। हमने यहाँ लिखा है लेकिन ये बना यहाँ है, देखिए नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये देखिए एक चोटी दिखाई दे रहा है जिसे विशाखापत्तनम या अरमाकोंडा, एटलस आप खोलेंगे तो इसमें अरमाकोंडा मिलेगा। 1680 मीटर है। किताबों में अक्सर करके परीक्षाओं में भी पता नहीं क्यों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी लिखा है, जिसकी ऊंचाई मात्र 1501 मीटर है, जबकि आप देखेंगे कि अरमाकोंडा की ऊंचाई 1680 मीटर है, तो उससे अधिक कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों किताबों में ऐसा लिख दिया है। फिलहाल ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है अरमाकोंडा, विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। और उसके उत्तर में जाएं तो एक चोटी मिलती है महेंद्रगिरी, और एक महेंद्रगिरी यहाँ है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर। और उत्तर में जाएंगे तो मलयगिरी, महेंद्रगिरी, मलयगिरी। कभी उत्तर से दक्षिण अगर क्रम भी मिलाना हो तो मलयगिरी, महेंद्रगिरी। और उड़ीसा में ही एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है जिसे कहेंगे, कौन सी श्रेणी? गढ़जात। ये गढ़जात पहाड़ियाँ हैं, गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं। और ठीक, अब देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में जो छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो पहाड़ी पड़ती है उसे कहते हैं रामगढ़। ये रामगढ़ है, शोले वाला रामगढ़ है। और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य, ठीक। तो उत्तर में रामगढ़ है, दक्षिण में दंडकारण्य है। दंडकारण्य का विस्तार किन राज्यों में है? तो दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक है। दंडक वन का जो उल्लेख मिलता है रामायण में वही है दंडकारण्य और रामगढ़, ये आपको बताया। इस तरह से हमने आज इस छोटे से मैप के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों का अध्ययन किया, जो कि अरावली पर्वत से लेकर के यहाँ छोटा नागपुर पठार होते हुए,
ठीक। फिर ये विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की प्रमुख श्रेणियों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और भी अच्छे वीडियो लाते रहें।